नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं टर्म 2 का स्टडी, है ना। टर्म 2 का स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज इस टर्म 2 के स्टडी के एक चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग दो चीज देखते चलेंगे। पहला तो क्या कि ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सर, है ना, उसको हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे, और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, है ना। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते चलेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, तो इसके लिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्ज को, है ना। चार्ज क्या होता है ना, यानी इसको कहेंगे क्यू। सबसे पहले तो चार्ज को समझेंगे, चार्ज के नेचर को समझेंगे, और चार्ज को हम लोग जब उसको स्टोर करेंगे तो किस तरीके से इस चार्ज को हम लोग अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं, उसके बेसिस पर इसके कितने प्रकार होते हैं चार्ज के, ये सब। दूसरा बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ चार्ज की। आप लोग जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो है F = K Q1 Q2 by R², है ना। यही है हमारा कूलम्ब्स का नियम, ठीक। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट किए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद समझेंगे करंट को, यानी करंट को समझेंगे कि करंट क्या होता है सर, है ना, किस तरीके से इसको आसानी से समझा जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जिसको V से रिप्रेजेंटेट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद जो है वो सर्किट डायग्राम की बात करेंगे हम लोग, है ना। सर्किट डायग्राम, इस सर्किट डायग्राम की जब बात करोगे तो क्या पता चलेगा कि बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेशन है सर्किट में, है ना, यानी बहुत सारे इक्विपमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड सिंबल दिए हैं, उस सिंबल की सहायता से हम लोग सर्किट बनाएंगे। उस सर्किट को फिर देखेंगे कि ये ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है। उसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ेंगे, जिसका नाम से ओम्स लॉ, है ना, जिसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। इस ओम्स लॉ का स्टडी करेंगे, है ना, V = IR का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है ना, इस तरीके से। अब आगे बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के दो भागों को हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है पैरेलल वाइज, है ना, एक होगा पैरेलल और एक होगा सीरीज, है ना। एक होगा पैरेलल, एक होगा सीरीज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और अंतिम जो हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा इलेक्ट्रिकल पावर, यानी इलेक्ट्रिक पावर। तो इस इतने टॉपिक को हमें इस चैप्टर में कवर करना है ना। और इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए आप हमारे साथ रहें, हम आपके साथ इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। और अंतिम में हम लोग देखेंगे इनसाइड द क्वेश्चन, है ना, NCERT का जो इनसाइड क्वेश्चन है वो, और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक। और इसी के साथ साथ हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना, एडिशनल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू होता है इलेक्ट्रिसिटी से। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या सर, ये जो घूम रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो देखो होता क्या है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी या डील्स अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं सर, जिसको हम लोग क्यू कहते हैं, इसका नेचर क्या है और इसके किस तरीके से इसकी कैरेक्टर को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसके कैरेक्टर और नेचर का जब स्टडी करते हैं हम लोग तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर ऑफ चार्ज की, फिर कौन सा क्या चार्ज है ना, इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग देखें दुनिया में जितने भी चीजें हैं, ठीक, वर्ल्ड में जितना भी चीज है वो क्या होता है सर, न्यूट्रल होता है, ठीक, वो क्या है, न्यूट्रल है।
अब मान लेते हैं दो सबस्टांस है, एक है ए, एक है आपका बी, दोनों न्यूट्रल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए किसी कारणवश क्या हो जाए कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, ये ए प्लस में, और ये जो बी है इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, है ना, तो ऐसे स्थिति में बी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। जो प्लस होगा उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए प्लस है, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये माइनस है, ये है आपका नेगेटिव चार्ज, है ना, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, केमिस्ट्री में आपको बताया गया होगा, या जब केमिस्ट्री बताएंगे, है ना, जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि कोई भी प्लस क्यों हो जाता है और कोई भी माइनस क्यों हो जाता है। यहाँ पे आप यही समझिए कि ए जो है सर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, किसी को दिया है, इसे तो कोई घटा है नहीं, इसलिए ये प्लस में है, और बी जो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के कर्ज में आ गया है ना, तो कर्ज का मतलब होता है माइनस, इसलिए बी जो है वो माइनस के साथ है। ठीक, तो एक को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, एक को हम लोग नेगेटिव चार्ज कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ चार्ज की। ये जो चार्ज है सर इसके कैरेक्टर क्या है, तो देखिए कैरेक्टर ऑफ चार्ज का मतलब है कि किस तरीके से कोई भी चार्ज को आपस में अगर लाए तो वो क्या क्या करेगा। तो चार्ज के दो ही कैरेक्टर होते हैं सर, एक होता है अट्रैक्टिव कैरेक्टर, एक है अट्रैक्टिव और दूसरा है रिपल्सिव, है ना, एक है अट्रैक्टिव एक है रिपल्सिव। देखो सबसे पहले क्या कहता है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइक चार्ज है। उसी तरीके से यहां देखते हैं लाइक चार्ज क्या है, निगेटिव निगेटिव दोनों है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। क्या पता चला, सेम चार्ज या लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर हम लोग अपोजिट चार्ज की बात करते हैं, ये देखिए हमारा अपोजिट चार्ज है, ये हम पॉजिटिव लिए हैं, ये अपना निगेटिव है, तो ये आपका निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जब ये दोनों को सामने लाएंगे तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे को खींचेगा, है ना। देखो ये इसको इधर की ओर खींचेगा और ये इसको इधर की ओर खींचेगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या पता चला, कैरेक्टर ऑफ चार्ज का पहला चार्ज ये है कि लाइक चार्ज या सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, और दूसरा ये है अपोजिट चार्ज या डिसलाइक चार्ज, है ना, अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे सर तो हमें करना क्या है, सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज कूलम एंड व्हाट इज कूलम्स लॉ। अब देखिए कुछ ऐसे चीजें जिसको आप आसानी से याद कर ले तो अच्छी बात है, समझ ले। चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है, उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंटेट करते हैं। ठीक, अब देखो टोटल चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है सर, है ना, -19 कूलम निगेटिव चार्ज। ठीक, और उसके बाद क्या देखेंगे कि द टोटल चार्ज इन वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻+19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस दोनों को घटाइए एक दूसरे में से तो क्या हो जाएगा, 0। यही तो प्रूफ करता है सर कि दुनिया में जितने भी सबस्टांस हैं, है ना, जितना भी सबस्टांस है वो सब क्या है, न्यूट्रल है, वो सब क्या है, न्यूट्रल है। ठीक, तो इस दोनों को माइनस करके देखो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 0 बचेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल चार्ज। आगे बात करते हैं द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विथ एग्जैक्ट ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इज कॉल्ड 1 कूलम। 1 कूलम का मतलब होता है सर वैसा फोर्स जो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन के बराबर हो, है ना, यही कहलाता है 1 कूलम। ठीक, चलिए इसी को हम लोग 1 कूलम कहते हैं, तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज which exert a force of 9 into 10⁻⁹ न्यूटन is called 1 कूलम। ठीक, आगे बढ़िए। ये है हमारा कूलम्स लॉ ऑफ चार्ज। देखिए होता क्या है,
अब क्वेश्चन आता है कि जब दो चार्ज हम लोग लिए सर, है ना, Q1 और Q2 दो चार्ज लिए हैं, अगर ये दोनों सेम है ना, ये सेम है, तो क्या बताए थे, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना, तो रिपेल करेगा। और अगर ये दोनों अपोजिट चार्ज है ना, अगर ये दोनों क्या है, अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा। अब यही हमको समझना है कि हाउ मच फोर्स और फोर्स ऑफ रिपल्सन, यहां पे दोनों के बीच में कितना रिपल्सन फोर्स काम करेगा, या हाउ मच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, कितना फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेगा और कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसी को हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए कंडीशन आपका ये है कि दो चार्ज है ना, Q1 और Q2 दो चार्ज ले लिए आप, और इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो है d, ठीक, क्या है, d है। कूलम्ब का कहना है कि पहला कि सर इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा दोनों के चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी Q1 और Q2 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 इंक्रीज देन फोर्स इंक्रीज, और Q1 Q2 इज डिक्रीज देन फोर्स इज डिक्रीज। अगर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज करता है तो फोर्स इंक्रीज करेगा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर डिक्रीज करता है तो फोर्स डिक्रीज करेगा, है ना। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। चलिए दूसरा क्या कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर, ठीक। जितना दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर d का स्क्वायर को बढ़ाइएगा तब फोर्स आपका घटेगा, और d के स्क्वायर को घटाइएगा तो फोर्स आपका बढ़ेगा, ठीक। यही हमारा है दो नियम। अब इस दोनों को साथ लेके चलते हैं और लिखते हैं यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या कहता है इक्वेशन कहता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 और Q2 है ना। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, Q1 और Q2 बाई डी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या जानेंगे जी, कि हम लोग जानते हैं सर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। यही देखो ये फॉर्मूला है आपका, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो फोर्स कितना होगा, उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर कर देंगे, और अगर रिपल्सिव फोर्स भी है तो भी इसी तरीके से उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यही है हमारा कूलम्ब्स लॉ ऑफ चार्ज, ठीक। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिए, चलिए अब क्या करना है सर कि अभी हमने बताया कि ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या कहता है, ये सबसे पहले कहता है सर कि इस दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो Q1 और Q2 के बराबर होगा, और एफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, ठीक। दो चीजों पर बेस्ड है ये कूलम्ब्स लॉ। पहला आपका ये जो है ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर स्क्वायर या डी स्क्वायर जो भी है ना। अब ऐसा तो नहीं है सर कि हम जो बोलेंगे वही होगा, नहीं होगा, तो हम लोग प्रूव करके देखते हैं। करते क्या है,
कि ये चार्ज यहाँ था और ये चार्ज यहाँ है, ये आपका है Q1, ये आपका है Q2, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। और इस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ ले आइए और यहाँ रखिए आपका Q2 यानी D, यानी डिस्टेंस जो है इसके बीच का उसको आपने क्या किया 2D कर दिया। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में अगर हम निकालें तो होगा F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 2D स्क्वायर। ठीक, 2D का स्क्वायर होगा ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे Q1 Q2 बाई 4D स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा F डैश का वैल्यू। अब रिलेट कर दीजिए, इसको रिलेट कर दीजिए इससे, है ना, जो पहले पोजीशन में था। तो देखिए रिलेट कीजिए, क्या कहता है कि F डैश बाई F अगर हम करें तो क्या मिलेगा Q1 Q2 बाई 4D स्क्वायर बाई Q1 Q2 बाई D स्क्वायर। देखो D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, Q1 से Q1 कैंसिल, क्या हो गया 1/4। मतलब अगर हम लोग एक चार्ज को यहां से उठा करके यहां रख दें, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज गेट डबल, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज गेट डबल, देन फोर्स विल बी 1/4, है ना, फोर्स विल बी 1/4। और अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो आप इसी तरीके से कैलकुलेट कीजिए तो आएगा क्या 4 टाइम्स, है ना। तो इसी कैलकुलेशन को हम लोग किससे पढ़ते हैं सर, तो कूलम लॉ ऑफ चार्ज से पढ़ते हैं, है ना। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक तरीके का वर्क है ना। देखिए करना क्या है, सपोज करते हैं यहां एक पॉइंट है A, ठीक, और आपका एक पॉजिटिव चार्ज Q कहीं पे है, यानी कि इन्फिनिटी पे है ना, इन्फिनिटी पे है। इस इन्फिनिटी से इस A पॉइंट तक लाने में, इस Q चार्ज को इन्फिनिटिव से A पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन हो रहा है ना, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कह सकते हैं इसको सर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द टोटल वर्क डन टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू एनी स्पेसिफिक पॉइंट। यानी कि यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटिव से एक चार्ज को खींचते हैं और इसको हम लोग एक पॉइंट तक लाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंटेट करते हैं, है ना, V से। ये जो V है सर, इसी को हम लोग वोल्ट पढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 3 टर्म आपको यूज आएगा, है ना। ये तीनों टर्म है V, अगर लिखा है तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। अगर W लिखा है तो वो वर्क को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, और Q है तो वो चार्ज को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। यानी कि इसको अगर हम कहें तो क्या लिखेंगे सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, वर्क डन टू कैरी वन चार्ज, है ना, चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू एनी स्पेसिफिक पॉइंट। तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। अब देखो वर्क डन को हम लोग जूल से लिखते हैं और चार्ज को कूलम से लिखते हैं, है ना। तो हमारा जो अगला फॉर्मूला होगा सर, है ना, वो जो अगला फॉर्मूला है हमारा वो क्या होगा, जूल पर कूलम, है ना, क्या हो जाएगा जूल पर कूलम। ठीक, यानी कि अगर हमको V इज इक्वल टू क्या होगा, जूल पर कूलम। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू एनी स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट, है ना। यानी 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल बाई 1 कूलम, है ना। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल बाई 1 कूलम। अब देखो इसी को हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार।
है ना। अब जब देखो शुरू से क्या देखेंगे, क्या बता रहा है, ये देखिए एक चार्ज है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको Q से रिप्रेजेंटेट करते हैं। इस चार्ज को यहां से खींच करके आप जब इस पॉइंट पर लाते हैं चार्ज पार्टिकल्स को, है ना, इस चार्ज पार्टिकल्स को जब इन्फिनिटिव से खींच के यहां लाते हैं ए पॉइंट तक, तो जो टोटल वर्क डन होता है वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखेंगे वर्क डन बाई चार्ज, है ना, यानी V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक, अब वर्क को किससे लिखते हैं जी, तो जूल से लिखते हैं सर, और Q को किससे लिखते हैं, तो कूलम से लिखते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, है ना, ये क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अभी क्या देखे हैं कि जो 1 वोल्ट की चार्ज है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या कहता है, ये कहता है W बाई क्यू। ठीक, वर्क बाई चार्ज। अब चलिए करना क्या है, इसको हम लोग समझने के लिए इस तरीके से इसको समझेंगे। देखिए, एक चार्ज को आपने क्या किया था कि सबसे पहले सर इसको लाए थे कहां पे, इसको आप लाए थे इस ए चार्ज, इस क्यू चार्ज को आप पहले इसको खींच के ले गए ए पॉइंट पर, फिर इसी चार्ज को खींच के ले गए बी पॉइंट पर। तो मान लेते हैं कि जब क्यू चार्ज को खींचे हम लोग ए पॉइंट पर, तो तुम्हारा जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है VA। जब इसी क्यू चार्ज को खींच के ले जाते हैं बी पॉइंट पर, तो हमारा इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा VB। अब इस दोनों से हमको कैलकुलेट करना है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि V बराबर क्या होगा, यानी V इज इक्वल टू VA माइनस VB, है ना। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू VA माइनस VB, और यहां पर भी VA की वैल्यू भी क्या होगी, W बाई क्यू, और VB की भी वैल्यू क्या होगी, W बाई क्यू। इसलिए हमने यहां पे लिखा है W बाई क्यू। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। चलिए, अब क्या है कि हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जहां पे V वोल्ट है, W वर्क है और Q चार्ज है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वोल्ट। हमने क्या बताया था, इसके फॉर्मूला से आइए। देखिए V इज इक्वल टू क्या है, W बाई क्यू है, W इज इक्वल टू जूल है, और Q इज इक्वल टू कूलम है, चार्ज है। ठीक, तो अगर 1 वोल्ट किसको कहेंगे सर, जब 1 वोल्ट हम उसको कहेंगे जब 1 जूल का वर्क, है ना, 1 जूल का वर्क पर सेकेंड हो रहा हो, सॉरी पर सेकेंड नहीं हो रहा, 1 जूल का वर्क जो है 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल खर्च हो रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं 1 वोल्टेज या वोल्ट। इसको हम लोग V से रिप्रेजेंटेट करते हैं। ये देखिए इसका डिफिनेशन है, when 1 joule of work done to carry 1 coulomb of charge from infinitive to any specific point is equal to 1 volt। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको आसानी से अगर हम करें तो अच्छे से समझ में आएगा। अब हमको समझना है सर कि ये जो चार्ज होते हैं, है ना, ये जो चार्ज है ये कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं सर। पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। आप हमेशा जानते हैं कि किसी चीज को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वो हमेशा कैसे जाएगा, हायर कंसंट्रेशन या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखिए अब ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल क्या है, हायर पोटेंशियल का मतलब हुआ कि जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, और लोअर पोटेंशियल का मतलब होता है जहां पे कंसंट्रेशन कम है। ठीक, तो ज्यादा से कम की ओर मूव होगा ना। आप एक बॉटल ले लीजिए, उसमें पानी रखिए, जब उसको प्रेस कीजिएगा तो पानी क्या होगा, बॉटल से बाहर जाएगा। क्यों जाएगा बॉटल से बाहर,
क्योंकि बॉटल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, इसलिए हायर से लोअर की ओर मूव करता है ना। अब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज जो है सर, उसका कंसंट्रेशन हाई होता है ना। पॉजिटिव चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, हाई होता है, और निगेटिव का लो होता है। इस कारण से हमको क्या देखने का मिलेगा, इससे हमको देखने को मिलेगा कि फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एंड फ्री नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, है ना। तो इसमें हम लोग देखो इस तरीके से देखेंगे। ये देखिए आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पॉजिटिव मूड, ये पॉजिटिव पोल है, ये आपका नेगेटिव पोल है, ठीक। अब हम लोग क्या जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है सर, उसका क्या है, हायर पोटेंशियल होता है। तो देखिए यहां पर भी पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या करेगा, रिपल्सन देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना, रिपेल ईच अदर। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल्सन में डाल देगा। और चूंकि ये निगेटिव पोल है, ये निगेटिव पोल है, तो निगेटिव पोल क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को आसानी से अट्रैक्ट करेगा, ये इधर की ओर मूव करेगा, ये इधर की ओर मूव करेगा। तो देखिए क्या होता है कि यहां से पॉजिटिव चार्ज चला और वो निगेटिव टर्मिनल तक आता है। कैसे आता है, तो ये पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव चार्ज होता है एक दूसरे को रिपेल करता है, तो रिपल्सन देखने को मिले। लेकिन बी पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे निगेटिव पोल है, इसके कारण अट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से इसकी मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए इस तरीके से इसका मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, अगर हम लोग बात करते हैं करंट की, है ना, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का क्या होगा, अपोजिट होगा। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, जस्ट अपोजिट है, ठीक। तो जस्ट अपोजिट का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है सर, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो निगेटिवली चार्ज कैसे चलेगा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और करंट कैसे चलेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ठीक। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, और जो करंट होगा वो कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। चलिए धन्यवाद। एक में ये ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है। हम लोग जानते हैं कि अगर हम टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं सर, तो टर्म 2 में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कॉमनली इस ओम्स लॉ को समझने का कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है कि इफ फिजिकल कंडीशन, है ना, जिसको हम लोग फिजिकल कंडीशन कहते हैं, तो यहां पे जो टेम्परेचर होगा सर, वो होगा रूम टेम्परेचर, है ना, वो क्या होगा, रूम टेम्परेचर। और प्रेशर जो होगा वो होगा 76 mmHg, है ना। इसी को कहा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर, है ना। तो क्या करना है कि इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर आर कीप्ड अनचेंज, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। क्या समझ में आया? देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ, एक सर्किट लेंगे। देखिए ये मेरा सर्किट है, ये स्विच है, ये बैटरी है, ये रेसिस्टर है, यहां से आपको आर मिलेगा, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और यहां से आप करो आई करंट जो है वो फ्लो करेगा इसमें, है ना। इस तरीके से आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। और इसके पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पीडी जो है वो क्या है, भी है। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है सर, तो आर है। और करंट जो है वो है आई, ठीक। तो इस पर ही हम लोग आज बात करेंगे।
देखिए अगर करंट आई हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, रेसिस्टेंस आई आर है, तो क्या कहता है कि आपको टेम्परेचर और प्रेशर, ये जो टेम्परेचर है सर और ये जो प्रेशर है सर, इसको क्या करना है, अनचेंज रखना है, अनचेंज रखना है। और जब आप इसको अनचेंज रखेंगे तब क्या देखने को मिलेगा सर, तो मिलेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मतलब स्ट्रेंथ को हम लोग कंडक्टर के करंट के स्ट्रेंथ को आई से लिखते हैं, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होगा, और इसको हम लोग आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर का, है ना। तो भी आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी का, और भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर का। अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो हमको क्या मिलेगा, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर। और आप लोग जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, और ये जो कांस्टेंट होगा वो 1 होगा, तो भी इज इक्वल टू क्या जाएगा, आई आर। यही आपका क्या है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेसिस्टेंस, है ना। उस सर्किट में जो चलने वाला करंट है और जो रेसिस्टर के द्वारा रेसिस्टिविटी प्रोड्यूस की जा रही है, उसके प्रोडक्ट जो होंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होंगे, है ना। तो इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। अब अगर ओम्स लॉ को समझने का और अच्छे से कोशिश करें तो क्या बताता है, अगर करंट आई है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, रेसिस्टेंस आर है, तो क्या होगा जी, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई, है ना। जब आर को आपने कांस्टेंट रखा है तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कीजिएगा तो आपको करंट इंक्रीज करना होगा, यानी करंट अगर इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करना है सर तो करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन पीडी बिकम डबल। जब पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा सर तो करंट क्या होगा, करंट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर पीडी जो है वो हाफ हो जाए, है ना, तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, जब आप आई को कांस्टेंट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। ठीक, अब इसी को अगर इस इक्वेशन को हम लोग 1 मान लें और इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं तो क्या होगा सर, भी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू भी बाई आर, या आर इज इक्वल टू भी बाई आई। यही जो चीजें हैं इसी को किसने नाम दिया था सर, जॉर्ज साइमन ओम, है ना। इन्होंने ही सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इसको हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं, है ना, ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका 3 फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, भी इज डायरेक्टली, भी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू भी बाई आर, और आर इज इक्वल टू भी बाई आई। इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें, है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या होगा, जब आप भी और आई के बीच में ग्राफ खींचते हैं, है ना, जब भी, ये देखिए ग्राफ का ओ है, ओरिजिन है, यहां से आपने आई लिया है, दूसरे में आपने भी लिया है। अगर इस दोनों के बीच में इस तरीके का स्लोप बनता हुआ दिखे तो इसको हम लोग कहते हैं ओमिक, है ना। और वैसी कंडीशन जब ये इस तरीके से स्लोप बने स्ट्रेट लाइन में तो इसको हम लोग कहते हैं क्या सर, ओम्स लॉ को फ्लो कर रहा है, फॉलो कर रहा है ये ग्राफ। दूसरा होता है अगर नॉन ओमिक की बात करें तो यहाँ पे जो आएगा वो कर्व आएगा, है ना, ये जो लाइन है वो क्या होगा, कर्व आएगा। तो कर्व अगर है तो वो नॉन ओमिक है,
नॉन ओमिक है, और अगर स्ट्रेट है तो वो क्या है, ओमिक है। कोई दिक्कत? तो यहां से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओमिक और नॉन ओमिक रेसिस्टेंस में। तो हमने क्या देखा सर कि वहां पे जहां पे स्ट्रेट लाइन मिलेगा उसको हम लोग ओमिक रेसिस्टेंस कहेंगे, है ना, ओमिक रेसिस्टेंस कहेंगे, और जहां पे कर्व लाइन आएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। ठीक, तो इस तरीके से इसको समझते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना ये रेसिस्टेंस। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज रेसिस्टेंस। देखो रेसिस्टेंस किसी भी चीज का, रेसिस्टेंस का मतलब होता है टू रेसिस्ट, यानी आपका जो नॉर्मल फ्लो है उसको जब कोई रोकना चालू कर दे, जब उसको रोक दे या आपके स्पीड को रिड्यूस कर दे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे एक कार है सर, ये एक कार है ना, ये एक कार है, ये 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। हमने क्या किया, इस पर एक अपोजिट फोर्स लगा दिया, है ना, इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाया और इसका जो स्पीड है वो रिड्यूस होकर के हो गया कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यही जो अपोजिट फोर्स आपने लगाया, चाहे ब्रेक लगाया, इसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंट। हमने क्या किया, इसके पाथ में, ये जो कार है इसके पाथ में हमने क्या किया, रेसिस्टेंट क्रिएट कर दिया। अब इसी को करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। द नेचर ऑफ एनी मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। जब किसी वायर से होकर के करंट मूव कर रहा है सर, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एंटी फोर्स लगाते हैं, है ना। मान लेते हैं कि इधर से इधर ये एक फोर्स के साथ आ रहा था, हमने क्या किया, इधर से एक फोर्स लगा दिया, इसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। ये क्यों होता है, तो ये मटेरियल का नेचर होता है, जिसका आपका वायर बना हुआ है, जिस मटेरियल का तार बना हुआ है उसकी एक नेचर होती है कि वो करंट के पाथ को रेसिस्ट करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक, चलिए इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर या कंडक्टर थ्रू इट। किसी भी कंडक्टर से होकर के जो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो करंट फ्लो हो रहा था उसको अगर हम रोक दिए, है ना, उसको अगर हम रेसिस्ट करते हैं, तो इसी को हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ते हैं। अब आता है कि रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंटेट किया जाता है आर से, है ना। रेसिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, और इसका जो सिंबल होता है सर वो इस तरीके का होता है। ये सिंबल किसका है, तो रेसिस्टेंस का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए यही है, मान लेते हैं कि ये एक वायर है, वायर है, और ये एम्पियर है, ये करंट है आपका, ये करंट है। इस करंट को यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट, इसको ठेल रहा है सर कि पास हो जाओ, पास हो जाओ। लेकिन ये जो ओम है, ये जो रेसिस्टेंस है आपका, है ना, वो क्या किया है, पाथ को छोटा कर दिया है, पाथ को क्या किया है, छोटा कर दिया, जिससे आई करंट को इस साइड से, साइड ए से साइड बी जाने में दिक्कत होगी, है ना, साइड बी जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रेसिस्टेंस। अब आगे बात करते हैं हम लोग इस पे। अब आता है सर कि डिफाइन 1 ओम। अगर हमको 1 ओम डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 1 ओम का मतलब होता है, 1 ओम का मतलब होता क्या है, आप पहले ओम के नियम से चलिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर, और R इज इक्वल टू होता है V बाई आई। ये 3 नियम आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में। तो V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V बाई आई का मतलब है, अगर हम लोग बोले कि सर 1 ओम को हम लोग 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर लिखें,
1 एम्पियर लिखें तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, 1 वोल्ट। मतलब इसको अगर शब्दों में कहा जाए तो इसको हम लोग कहेंगे द करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड। मतलब ये एक तार है सर, ये एक वायर है, इस पे से 1 एम्पियर के करंट को चलाने के लिए 1 एम्पियर को करंट को चला रहे हैं और इसके पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इसी के रेशियो को, है ना, इसी के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, 1 ओम। मतलब 1 ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पोटेंशियल डिफरेंस बाई 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक, तो देखो अगर हम लोग 1 ओम लिखते हैं, इसका नाम है ओमेगा, है ना, ये ओमेगा है, इसको ओम के रिप्रेजेंटेशन में डालते हैं रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंटेट करने के लिए। तो देखिए 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 भी है, वोल्ट है, वोल्ट का ऐसा यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट बाई करंट क्या है, 1 करंट है, तो करंट का क्या होता है एम्पियर, तो 1 एम्पियर, यानी 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, है ना। चलिए इसमें क्या देखते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है वी बाई आई। यहाँ पे देखो सी बाई आई लिखा हुआ है ना, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। चलिए ठीक है, अब क्या जानते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि आर इज इक्वल टू होता है वी बाई आई। तो आर को हम लोग 1 ओम से लिखते हैं, 1 ओम को क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, यानी 1 वोल्ट 1 ओम जो हो गया वो रेसिस्टेंस है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर वहां पे करंट है। ठीक, अब देखिए यहां पे एक चीज समझने की बात आती है कि सर ये चीजें तो समझ में आ गई, है ना, लेकिन इसके बाद हमको और क्या समझना है इसमें। अब इसमें पढ़ना है ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड देखो क्या कहता है, ड्रिफ्ट स्पीड कहा जाता है द एवरेज, बी एवरेज नहीं यार, है ना, द एवरेज स्पीड with which electron drift in a conductor having a potential difference at its end। मतलब एक एवरेज स्पीड जिससे क्या होता है, करंट के फ्लो को, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को एक स्पीड में ब्रेकर मिलता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। मान लो इलेक्ट्रॉन एक तार से इधर जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो जितने का अपोजिट फोर्स मिला, है ना, जितने का अपोजिट फोर्स मिला, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ड्रिफ्ट स्पीड, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड, जो कि 10⁵ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है ना, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ड्रिफ्ट स्पीड को क्या कहेंगे, स्पीड विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन ए कंडक्टर हैविंग ए पोटेंशियल अक्रॉस इट्स एंड। पोटेंशियल डिफरेंस जो उसका है सर वो कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके अक्रॉस एंड्स का जो है, उसी में जो मिनिमाइज होता है उसके स्पीड को, यानी उसके स्पीड को जो ब्रेक लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को यहां से क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है सर क्या क्या फैक्टर है जिस पर रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर जो होता है वो क्या कहता है कि लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। इसको कहते हैं लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, यानी कि अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, और अगर लेंथ को घटा दिया जाए सर तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। इसको ऐसे भी कहा सकता है कि इफ लेंथ ऑफ वायर गेट डबल देन रेसिस्टेंस गेट डबल, और इफ द लेंथ ऑफ वायर गेट हाफ देन रेसिस्टेंस बिकम हाफ। अगर हम लोग तार की लंबाई को आधा कर दें
तो जितना रेसिस्टेंस लग रहा था, मान लेते हैं कि आपका जो टोटल तार है वो L है, टोटल रेसिस्टेंस R है, आपने तार को आधा कर दिया तो रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर तार को 1/4 कर दिया सर, तो 1/4 ला दिए तो रेसिस्टेंस का भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग समझते हैं, इसी को कहा जाता है लेंथ ऑफ वायर, जो कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का मतलब होता है थिकनेस ऑफ वायर, है ना, थिकनेस ऑफ वायर। थिकनेस ऑफ वायर, तार कितना मोटा है, ज्यादा थिकनेस है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, थिकनेस कम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है ना। तो क्या कहता है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। रेसिस्टेंस जो है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का। मतलब क्या समझा, अगर थिकनेस को बढ़ा दिया जाए, थिकनेस को अगर बढ़ा दिया जाए तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, और अगर थिकनेस को घटा दिया जाए तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। यही कारण है कि जब आपके घर में वायरिंग होता है तो आपको मोटे तार लेने के लिए इलेक्ट्रीशियन कहता है कि आप सर मोटा तार लीजिए, इससे ज्यादा आसानी से चीजें होगी। ठीक, अब इसको हम लोग समझते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वायर होता है। चलिए, अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, इसी को कहा जाता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, तीसरा आता है टेम्परेचर से। टेम्परेचर जो है इसको हम लोग लिखते हैं T से। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, या इसी को लिख सकते हो कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसीलिए तुम देखा होगा कि जो 12,000 वोल्ट वाले बड़े बड़े जो पोल होते हैं, वहां पे दिन में जब आप गर्मी दिन में गुजरे तो वहां सन सन की आवाज होती है। वो क्यों होती है, इसी रेसिस्टेंस के कारण। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटाइएगा वैसे रेसिस्टेंस घटेगा। अगर तुमको कोई पूछ दिया कि मॉर्निंग के समय में, है ना, मॉर्निंग के समय में रेसिस्टेंस जो है वो हमारा है 5 ओम का, है ना, तो बताइए कि मिड डे, है ना, मिड डे के समय में टेम्परेचर क्या होगा। पहला ऑप्शन मोर देन 5 ओम, मोर देन 5 ओम। दूसरा लेस देन 5 ओम, लेस देन 5 ओम। तीसरा सेम। चौथा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसी से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कहीं विदेश से नहीं आता है। तो आपको जो यहां पे लगता है आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखिए, है ना, कि मॉर्निंग में टेम्परेचर, अगर मॉर्निंग के समय में अगर रेसिस्टेंस किसी भी वायर का 5 ओम है, तो मिड डे यानी कि जिसको हम लोग आफ्टरनून भी कह सकते हैं, आफ्टरनून में दोपहर में क्या होगा टेम्परेचर, क्या होगा रेसिस्टेंस, मोर देन 5 ओम, लेस देन 5 ओम, इक्वल टू 5 ओम, या नन ऑफ दिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। अब देखिए इसमें एक चीज है कि रेसिस्टिविटी नेचर के मुताबिक भी होता है सर, है ना। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए इस पिक्चर को समझिए। देखिए ये जो आपका एक पिक्चर है ना, ये जो सिलेंडर है आपका, है ना, ये जो सिलेंडर है आपका वो क्या कर रहा है सर, उसका लेंथ जो है वो 1 मीटर है। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर है। ठीक, तो ये जितना ज्यादा रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा सर, उसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंटेट करते हैं। रेसिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं, रो से। अब देखिए नेचर ऑफ मटेरियल में क्या है कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज आल्सो डिफाइंड बाय द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ ए मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 1 मीटर। अब देखो ये सिलेंडर है आपका, जिसकी लंबाई कितनी है सर, तो 1 मीटर है, एरिया कितना है तो 1 मीटर स्क्वायर है। ये जितना अमाउंट में रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा उसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी, और ये बताता है नेचर ऑफ मटेरियल। अब इस रेसिस्टिविटी को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं।
देखो हमने क्या देखा है कि मेरा जो सिलेंडर है सर वो ऐसा है ना, ये हमारा सिलेंडर है। चलो ये मेरा सिलेंडर है सर, लेंथ कितना इसका दिया गया है तो 1 मीटर, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है तो ए कितना है 1 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसमें जो रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस के लिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, लेंथ के बराबर होगा रेसिस्टेंस, जबकि जो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या करते हैं सर, हम लोग क्या करते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना हो तो हमें कुछ ना कुछ वहां पे कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और ये जो कांस्टेंट है यहां पे आएगा रो। R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक, इसी को हम लोग पढ़ते हैं रो, और इसी को कहते हैं रेसिस्टिविटी, है ना, रेसिस्टिविटी, इसी को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक, अब देखो यहां पे एक चीज और मान लेते हैं, मान लो कि ये जो एरिया है वो कितना है सर L है, L जो है वो कितना है 1 मीटर का है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर का है। तो बताइए कि रेसिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है रो 1 बाई 1 होगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू P, यानी R इज इक्वल टू रो, है ना, R इज इक्वल टू रो। अब अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं, रेसिस्टिविटी के यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या निकलेगा। देखिए क्या है आपके पास, R इज इक्वल टू PL बाई A, यही फॉर्मूला है। यहां पे देखो फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग काम करेंगे। देखो ओम, R को हम लोग लिखते हैं किससे, ओम से, रो को रो रहने दो, L को किससे लिखेंगे सर, लेंथ है, लेंथ है तो मीटर स्क्वायर होगा, है ना, एरिया सॉरी मीटर होगा। और हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और सजा लेते हैं, है ना, इसको भी, इस स्टेप को भी छोड़ दीजिए और यहां से थोड़ा सा बात करते हैं। देखो R इज, रुक जाइए पहले इसको मिटाने दो यार, या कलर चेंज कर लेते हैं सबसे अच्छा। तो देखो हमारे पास अब क्या है फॉर्मूला, हमारे पास है R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये मेरा फॉर्मूला है। अब इसी को आराम से समझते हैं। हम क्या करते हैं, इस L को, R को अंदर ले आते हैं, P को बाहर कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा हमको। तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू RA बाई L होगा, RA बाई L। अब इसको समझते हैं, देखो ये है आपका रो, ये है रेसिस्टेंस, इसको हम लोग लिखते हैं ओम, ये है एरिया, इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और लेंथ को लेते हैं मीटर में। तो इसका स्क्वायर और इसका मीटर कट गया, तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू ओम मीटर। यानी कि अगर हम लोग को लिख दिया जाए कि यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, है ना, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। अब देखो यहां से एक चीज और पता चलता है हमको कि सर दुनिया में अगर रेसिस्टिविटी के आधार पे हमको काम करना हो तब क्या करेंगे। तो देखिए अगर किसी का भी मोर रेसिस्टिविटी हो, मोर रेसिस्टिविटी है, तो उसको हम लोग जितना ज्यादा रेसिस्टिविटी उतना अच्छा वो इंसुलेटर होगा सर, इंसुलेटर, या इसी को कहेंगे नॉन कंडक्टर, है ना। जितना ज्यादा रेसिस्टिविटी हो उतना अच्छा वो इंसुलेटर है, जितना कम रेसिस्टिविटी हो, कम रेसिस्टिविटी है सर, वो उतना अच्छा क्या होगा, कंडक्टर होगा, वो उतना अच्छा क्या होगा, कंडक्टर होगा। और अगर रेसिस्टिविटी नहीं है तो, अगर रेसिस्टिविटी नहीं है, नो रेसिस्टिविटी,
तो उसी को हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर, है ना, सुपर कंडक्टर। तो इसी को हम लोग इस तरीके से समझते हैं। ठीक, अब यहां पे क्या है कि क्या ह्यूमन बॉडी भी कंडक्ट करता है सर? तो जी, ह्यूमन बॉडी के रेसिस्टेंस भी है। ह्यूमन बॉडी का भी अपना रेसिस्टेंस है, जो कितना है 25 मिली एम्पियर के बराबर, है ना, 25 मिली एम्पियर के बराबर है। अब इसी रेसिस्टिविटी से एक देखो ग्राफ है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब इसमें क्या है सर कि इसको हम लोग क्या समझे, कैसे समझे? देखो, सिल्वर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो होता है 1.59 इंटू 10⁻⁻8, है ना, 1.59 इंटू 10⁻⁻8। उसी तरीके से कॉपर की अगर हम बात करें, है ना, अगर कॉपर की बात करते हैं तो क्या पता चलेगा सर कि कॉपर जो है 1.68 इंटू 10⁻⁻8 है, 1.72 इंटू 10⁻⁻8 है, ये कॉपर का है ना। तो इसी तरीके से अगर हम देखते जाए तो आपको क्या पता चलेगा सर कि सबसे अच्छा रेसिस्टेंस वो होगा जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम है। तो यहां पे क्या पता चला कि आपका सिल्वर का रेसिस्टेंस सबसे कम है सर, या इसका रेसिस्टिविटी क्या है, सबसे कम है। कितना है? तो 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसीलिए दुनिया का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर है। ठीक, दुनिया का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर है। उसी तरीके से अगर हम लोग रबड़ की बात कर लें, है ना, अगर रबड़ की बात करते हैं तो रबड़ का रेसिस्टिविटी कितना है? 1 से लेकर के 100 तक कोई भी एक नंबर को लीजिए और 10⁻13, है ना, ओम मीटर। इसीलिए दुनिया का सबसे बेस्ट इंसुलेटर क्या है सर? तो वो रबर है। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। जैसा आज के इस क्लास में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज चल रहा है, अभी फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का अभी सीरीज चल रहा है। इसी सीरीज के अंतर्गत आज के क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात पढ़ना है या हमको क्या कि सर ये जो हमारा रेसिस्टिविटी के बारे में बात हम कर रहे हैं, है ना, ये क्या है? तो इसको समझने के लिए सबसे आसानी से समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को समझें तो क्या पता चलता है कि जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टर को हम लोग एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के मुताबिक सजाएं तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं, है ना। और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है इसको हम लोग 2 तरीके से क्लास 10th में पढ़ेंगे। पहले को पढ़ेंगे सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में, है ना। तो ये जो पहला है वो क्या है? सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें होगा क्या, ये पहला रेसिस्टेंस है, ये दूसरा रेसिस्टेंस है, ये तीसरा रेसिस्टेंस है, इस तरीके का। तो इस रेसिस्टेंस का अगर इसको हम लोग पॉजिटिव मान ले, है ना, इस पॉइंट को अगर पॉजिटिव मान ले तो यहाँ पे आपको निगेटिव मानना पड़ेगा। ये हो गया R1 की बात। अगर रेसिस्टेंस 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा और यहाँ पे निगेटिव मानना पड़ेगा। R3 की अगर बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव मानना पड़ेगा, तो यहाँ निगेटिव मानना पड़ेगा। यानी कि जब किसी रेसिस्टेंस का एक निगेटिव और दूसरे रेसिस्टेंस के पॉजिटिव, दूसरे रेसिस्टेंस का निगेटिव और तीसरे रेसिस्टेंस के पॉजिटिव के साथ कंबाइंड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या कॉमन होगा सर? इसमें कॉमन ये होगा कि जो आई करंट है ना, जो आई करंट है वो सभी रेसिस्टर को क्रॉस करेगा। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। ठीक, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप R1, R2, R3, R4, R5 भी ले। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप R1 से लेकर के Rn तक जा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन की। तो अगर हम लोग पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन को समझने का कोशिश करते हैं तो पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे जोड़ेंगे? सभी रेसिस्टेंस का निगेटिव और सभी रेसिस्टेंस का पॉजिटिव, ये सभी को एक साथ हम लोग जोड़ेंगे। ये देखो, सब के निगेटिव को एक साथ जोड़ दिए, सब के पॉजिटिव को एक साथ जोड़ दिए। इस तरीके के
स्ट्रक्चर को हम लोग जब इस तरीके से कोई रेसिस्टेंस जुड़ा हो तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप इसको R1 दे सकते हैं, यहाँ पे R2 दे सकते हैं और यहाँ पे R3 दे सकते हैं। अब देखो होगा क्या, अगर इसमें हम लोग I करंट को चला रहे हैं सर, अगर I करंट को चला रहे हैं तो I करंट इस पॉइंट पर जाकर के I1, I2 और I3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ये I1, I2 और I3 इस B पॉइंट पर आकर के फिर I1 में कन्वर्ट होगा। यानी कि क्या होगा सर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इज सेम। यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सभी क्या होगा, सेम होगा या कॉमन होंगे। ठीक, जबकि यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि करंट जो होगा सर वो कॉमन होगा या सेम होगा। ठीक, या तो करंट सेम होगा या कॉमन होगा, और उसमें हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और कॉमन होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन की। तो देखिए, अगर हम लोग सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन को समझे, है ना, अगर सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन को समझेंगे तो इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए, हम पहले क्या करते हैं कि सीरीज में रेसिस्टेंस को जोड़ लेते हैं। ये देखो, हमने 3 रेसिस्टेंस को जोड़ लिया है। ठीक, और ये तीनों रेसिस्टेंस के हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको इस तरीके से बैटरी में लगा देते हैं सर, और यहां पे लगा देते हैं स्विच, और इसको इस तरीके से ऐड कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। ये पूरा सर्किट तैयार हो गया। नहीं, अभी हमको क्या करना है, इसके लिए एक अलग वोल्ट मीटर लगाएंगे, यहां पे इसके लिए एक अलग वोल्ट मीटर लगाएंगे और इसके लिए एक अलग वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक, अब क्या है कि इसमें आई करंट चल रहा है सर, है ना। अब सभी रेसिस्टेंस को, जो आपका टोटल रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग एक अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। सभी पोटेंशियल डिफरेंस जो आप वोल्ट मीटर लगाए उसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। उसके बाद करके देखते हैं सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में क्या चीजें होती है। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं R1, इसका रख देते हैं R2 और इसका रख देते हैं R3। इसका नाम रख देते हैं V1, इसका हो जाएगा V2 और इसका हो जाएगा V3। ऐसे करके हम लोग क्या किए, इसका नाम पूरे का अच्छे से रख देते हैं नाम। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो इसमें है क्या कि R1, R2 एंड R3 कंबाइंड इन सीरीज वाइज, कंबाइंड इन सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। ठीक, R1, R2 और R3 कंबाइंड इन सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। तो अब बताइए कि अगर हम लोग सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में लगाए हैं तो V1 जो है सर, V1 जो है वो किसका पोटेंशियल डिफरेंस माप के दे रहा है, R1 का। V2 किसका दे रहा है सर, तो ये R2 का दे रहा है, और V3 किसका दे रहा है, तो R3 का दे रहा है। इस तरीके से इसको हम समझ रहे हैं। मतलब क्या पता चल रहा है यहाँ पे पता चल रहा है कि R1, R2 और R3 3 रेसिस्टेंस है सर, इसको हम लोग सीरीज वाइज में लगाए हैं। V1 जो रीडिंग है वो R1 का है, V2 जो रीडिंग है वो R2 का है, और V3 जो रीडिंग है वो R3 का है। इसमें जो करंट हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, है ना, जो करंट है अपना वो क्या है, I है। करंट इज इक्वल टू क्या है, I है, और इसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ले लेते हैं V, है ना। I करंट है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। अब बताइए आप कि V जो है, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो किसका वैल्यू होगा, वो वैल्यू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 का, है ना। V जो वैल्यू है वो किसका है, V1 V2 प्लस V3 का। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आसानी से समझते जाते हैं, आराम से होता जाएगा। चलिए देखिए, यहां से शुरू करते हैं। करना क्या है कि हम लोग जानते हैं कि
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर वन। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर टू। V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर थ्री। इस तीनों का वैल्यू हम लोग इस पर डालते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। ये तीनों का वैल्यू कहां डालते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 पे। देखो क्या है, V इज इक्वल टू है आई आर, तो क्या करते हैं, आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। इस तरीके से इसको कर लेते हैं। अब देखो आई आर इज इक्वल टू, आई सब में है इसलिए आई को कॉमन ले लेते हैं और क्या लिखते हैं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई आई कैंसिल हो गया सर, तो क्या बच गया आपके पास, आर आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। हम जानते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, सीरीज वाइज, तो इसीलिए लिखते हैं इसको आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यानी कि ये हमारा प्रूव हो गया सर। यही फॉर्मूला से हम लोग सीरीज वाइज वाले इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक, अब देखो इसमें है क्या। अब इसमें देखो दो तीन चीजें हैं जो हमको दिख रही है। आर एस जो है हमारा, है ना, ये जो हमारा आर एस है वो क्या है, इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट, है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट। इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट कहा जाता है। यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज वाइज इज द सम ऑफ ऑल रेसिस्टर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज वाइज। ठीक, आगे बात समझ में। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि अगर हमको आर एस की वैल्यू पूछी जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जितने रेसिस्टर लगा हुआ है, कितना रेसिस्टर लगा हुआ, आर वन आर टू और आर थ्री, ये तीनों का क्या करते हैं, सम निकाल देते हैं। देखिए आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यही देखिए फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, तो आर एस का फॉर्मूला है। ठीक, अब इसमें देखो तीन चीज समझने की बात करते हैं। तीन चीज, पहला जो हमको समझना है वो ये समझना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट ऑफ एनी इन सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन इज सम ऑफ रेसिस्टर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज वाइज। तो सीरीज वाइज में क्या क्या लगा हुआ, आर वन आर टू आर थ्री, तो इसको हमने पहला चीज समझ ली है ना, इसको हम लोग पहला चीज समझ लेते हैं। चलो ये पहला चीज हो गया। दूसरा इसमें क्या समझना है ना, ये देखो पहला चीज हो गया। दूसरा क्या समझना, सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में हमेशा एमसीबी लगा होता है ना, मीडिएटर सर्किट ब्रेकर। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एमसीबी लगाया जाता है वो किस में जुड़ा होता है सर, तो सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है। दूसरा क्या होगा, जो डेकोरेटिंग बल्ब होता है, जिसको कुछ गुचिया बल्ब कहते हो, है ना, डेकोरेटिंग बल्ब, डेकोरेटिंग बल्ब जो है वो किस में जुड़ा होगा, तो वो जुड़ा होगा सीरीज वाइज में। तीसरा, यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वन रेसिस्टर which is connected in series wise is always greater than RS। RS की वैल्यू से, RS का वैल्यू जो है वो हमेशा R1, R2 और R3 के सेपरेचुअल वैल्यू से ज्यादा होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन को। अगर किसी को दिक्कत है तो आप एक बार और इसको देख लीजिए, है ना। अब हम बात करते हैं पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन की। पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन के लिए हमको क्या करना है सर,
तो पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन के लिए भी हमको एक पिक्चर बनाना होगा। चलिए देखिए पिक्चर बनाते हैं। सबसे पहले तो इसको हम क्या जानते हैं सर कि R1, R2 और R3 ये तीनों का निगेटिव एक साथ और तीनों का पॉजिटिव एक साथ जुड़ा होगा। ठीक इस तरीके से इसको हम लोग जोड़ के रखते हैं। अब देखिए क्या है कि इसको हम लोग कहते हैं R1, ये आपका है R2 और ये है आपका R3। मान लेते हैं सर इसमें I करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। A पर आकर के I करंट I1, I2 और I3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि B पर जाकर के यही I1, I2 और I3 कंबाइंड होकर के फिर से I में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि सर हमेशा क्या है R1, R2 एंड R3 क्या है, एक रेसिस्टर है जो कि पैरेलल वाइज में जुड़ा हुआ है। और जब ये पैरेलल वाइज में जुड़ा हुआ है तो I करंट जब इससे चलती है तो पॉइंट A पर जाकर के ये I1, I2 और I3 में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि यही जब B पॉइंट पर पहुंचती है तो R1, R2 और R3 तीनों मिलकर के क्या बना देता है, I करंट बना देता है कंबाइंड होकर के। ठीक, अब हम लोग को करना क्या है, अब समझिए कि इसमें टोटल करंट कितना है। अगर हमको पूछ दिया जाए कि टोटल करंट कितना है, तो टोटल करंट है I, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर, है ना। इस पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन में जो हमने पिक्चर बनाया इसके मुताबिक I का वैल्यू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। अब देखो कि अगर हम लोग ओम के नियम से चलें, इसको देखो कहीं कहीं पे बुक में कहीं कहीं लिखा होता है I इज इक्वल टू सिग्मा I, है ना, सिग्मा I। इसका मतलब ही होता है कि सम, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I2 और I3 करके। तो ये इतना नहीं लिख करके सिग्मा I अगर कर दिए तो इसका मतलब सेम चीज है, दोनों में कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसको हम लोग मान के चलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसको मान के चलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो क्या है कि ओम क्या कहता है, ओम स्लो कहता है सर V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V बाई R। ठीक, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R1, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R2 और I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R3, है ना। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। I1, I2 और I3 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालिए, है ना। I1, I2 और I3 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालिए। तो देखिए क्या है, I यहाँ पे है, ये देखिए आपका I है, तो I इक्वल टू क्या हो रहा है, V बाई I इज इक्वल टू क्या है, V बाई R। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ऐसे करके लिखेंगे। अब देखो अगर V बाई R इज इक्वल टू V को कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यही चीजें बचेगी। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, V और V को कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, है ना। 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब इसमें देखो समझना क्या है, ये चूंकि पैरेलल वाइज ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के तौर पे P लिख देते हैं, यानी 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब यहाँ पे भी सेम चीजें हैं
क्या है कि 1/RP जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। इक्विवेलेंट भी इसको कहा जाता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। तो 1/RP इज इक्वल टू, अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं सर कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1/सम ऑफ 1 रेसिस्टर, है ना। सब रेसिस्टर का रेसिप्रोकल कर लीजिए, उसका सम निकालिए, वही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक, अब फिर आती है सर कि कौन कौन सा चीज है जो पैरेलल वाइज में जुड़ा होता है। तो देखो, सबसे पहली तो बात करते हैं हम लोग किसकी, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, बल्ब हो, ये सभी किसमें जुड़े होते हैं, पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पे दूसरा जो याद करने की चीज है वो है क्या, कि अगर हम लोग कह दें कि द वैल्यू ऑफ एनी वन रेसिस्टर, मान लेते हैं कि R1 या फिर मान लो कि R2 या मान लो कि R3, ये तीन ही रेसिस्टर लगाए इस पिक्चर में। तो द वैल्यू ऑफ एनी वन रेसिस्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट क्या जानते हैं, 1/RP हो जाता है। ये हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा सर, है ना। इक्विवेलेंट रेसिस्टर से हमेशा किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, R1 की, R2 की और R3 की, समझ गए, R1 की, R2 की और R3 की, ये तीनों का जो रेसिस्टेंस है वो हमेशा आपको अलग दिखेगा। ठीक, चलिए अब क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं सर, कि जब दो रेसिस्टेंस आपस में जुड़ा हुआ हो पैरेलल वाइज में तब क्या करते हैं। तो एकदम इजी है, अब तो अब तुम लोग कर सकते हो। देखो, एक ये रेसिस्टेंस ले लिए और एक ये रेसिस्टेंस ले लिए, ये दोनों को पैरेलल वाइज में जोड़ दीजिए, जोड़ दिए पैरेलल वाइज में। चलिए, ये आपका है R1 और ये है आपका R2। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग कि 1/RP इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। 1/RP इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अगर हम लोग R1 R2 कैल्शियम ले लें तो क्या हो जाएगा, R1 R2, और इससे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1। तो 1/RP इज इक्वल टू होता है R2 प्लस R1/R1 R2। इसको अगर हम लोग सिर्फ RP इज इक्वल टू लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको उलट देंगे, R1 R2 बाई R2 प्लस R1। जब दो रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल वाइज में जोड़ते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकालना है वो निकलेगा मेरा कैसे, RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, सॉरी R1 R2 बाई R2 प्लस R1। ठीक, अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन के लिए। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। एक पिक्चर है सर अपना, ये देखो एक क्वेश्चन है ना, जिसमें हमको क्या बताया गया है कि सभी का वैल्यू, ईच रेसिस्टेंट वैल्यू, एक ईच रेसिस्टर वैल्यू जो है वो 1 ओम है, सभी का 1 ओम है सर। तो क्या करेंगे, इसको सिंपल सा काम करना है। इसको सबसे पहले तो नाम लिख दीजिए इसका, किसका क्या हम वैल्यू दे रहे हैं सर। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3, इसको मान लेते हैं R4, इसको मान लेते हैं R5 और इसको मान लेते हैं R6। सबसे पहले बात करेंगे R2 और R3 की। तो देखो R2 एंड R3 किसमें जुड़ा हुआ है जी, तो पैरेलल वाइज में जुड़ा हुआ है सर। क्या फॉर्मूला होगा, RP इज इक्वल टू R1 R2 बाई R2 प्लस R1, यही फॉर्मूला है। सबका वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1
प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2। ठीक, तो अगर 1/2 अगर हो गया है ना किसका? R2 R3 का, तो R4 R5 का क्या होगा? R4 और R5 को अगर हम जोड़ दें, R5 को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा? इसका भी 1/2 हो जाएगा सर। अब इसके बाद क्या है कि ये RP हो गया, ये RP डैश मान लीजिए। अब क्या होगा? R1 RP RP डैश और R6 ये सभी किस में जुड़े हुए हैं? तो सीरीज वाइज में। इसको लिख दीजिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, है ना। इसको इस तरीके से 1 करके सब का एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, 2 2 जा 4, 2 2 4, 5 6, तो 6/2 यानी कि 3 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं, है ना। और इस तरीके से न्यूमेरिकल्स बनाने से जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स करते जाइएगा आपको आसान होते जाएगा। हम आपके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो भी बहुत जल्द लेकर के आएंगे, है ना। एनसीईआरटी का जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्वेश्चन है वो भी लेके आएंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको ये मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है वो हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।